अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर कैलाश बाबू अपने कमरे में गए और अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर उठाई। उन्होंने तस्वीर को निहारते हुए कहा, कितने अरमानों से पाला था अपने इकलौते लाडले बेटे को। ये कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोले, नहीं, ये कमजोर पड़ने का समय नहीं है। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, पत्नी की तस्वीर को बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहता था। भरे गले से उन्होंने उसे बताया कि अब वे भी वृद्धाश्रम में ही रहना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर दोस्त राधेश्याम स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। कैलाश बाबू ने बस इतना कहा, मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूं। 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। जब वे घर छोड़ने के लिए बैग लेकर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद ले रहे थे। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वे बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं। न ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अपमान और जिल्लत से तंग आकर कैलाश बाबू वृद्धाश्रम पहुंच गए। कुछ ही दिनों में वहां उनके कई मित्र बन गए। वे सबसे बातें करते, हंसी मजाक करते, सुबह की सैर और एक्सरसाइज भी करने लगे। धीरे धीरे उन्हें आश्रम ही अच्छा लगने लगा। घर की तुलना में उन्हें वहां ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाते थे, जबकि घर में रोज के झगड़ों से उनका दिल छलनी हो जाता था। वे हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते और कहते, तुम तो पहले ही छोड़कर चली गई, लेकिन हमारे बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। एक दिन जब कैलाश बाबू वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे, तब एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई बुजुर्ग यहां आएगा जिसे उसके अपनों ने ठुकरा दिया होगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और फिर एक महिला, जो शायद उसकी मां थी। उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर बाहर निकाला। वह महिला लगभग 65 वर्ष की रही होगी। सिर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में कार से करीब 30 से 35 साल की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उसने वह बैग बुजुर्ग महिला को थमाया और उससे कुछ बातें करने लगी। वह बुजुर्ग महिला चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर वे दोनों कार में बैठकर चले गए और वह महिला अकेली वृद्धाश्रम के बाहर खड़ी रह गई। कुछ देर बाद उसने भारी मन से अपने आंसू पोंछे और वृद्धाश्रम में प्रवेश कर गई। कैलाश बाबू ने उसकी ओर देखा तो वह अपने पल्लू से चेहरा छुपाने लगी और बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी उनके पास खड़े एक बुजुर्ग बोले, आज फिर एक मां की ममता तार तार हो गई। फिर से एक मां के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। कैलाश बाबू बार बार उस महिला के चेहरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि वे उसे जानते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए। वे अक्सर देखते कि वह महिला अपना आधा चेहरा पल्लू से छुपाए रखती थी। एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी थी, तब कैलाश बाबू टहलने के लिए निकले। बागवानी करते समय अचानक उसके सिर से पल्लू हट गया। उसका चेहरा देखते ही कैलाश बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवाल उनके मन में उठने लगे। उसी समय उनका एक मित्र पास आया और बोला, खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते के लिए आए हैं, लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। कैलाश बाबू ने खुद को संभाला और कहा, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी देर टहलने आ गया था। चलो, मैं भी आता हूं। अपने कमरे में बैठने के बाद उनकी नजरें बार बार जानकी देवी को ढूंढ रही थीं। वे उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहां आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था। वे हमेशा कहती थीं कि वे अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा। 2 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने नहीं आई। उस व्यक्ति ने बताया, वह माताजी बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर उनके बेटे बहू ने उनके साथ जो किया, वैसा तो कोई दुश्मन के साथ भी न करे। बार बार अपने घर को याद कर रही थी। सुबह से अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया। यह सब सुनकर कैलाश बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर जानकी देवी के साथ क्या हुआ है। इसलिए थोड़ी देर बाद वे जानकी जी के पास गए।
कैलाश बाबू को अपने सामने खड़ा देख जानकी जी थोड़ा परेशान हो गईं। तभी कैलाश बाबू ने कहा, मैं जानता हूं कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस हालात में कैसे पहुंची? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। ये देखकर कैलाश बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछें कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने समाज की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बुजुर्गों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मग्न कैलाश बाबू वृद्ध आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक पैर फिसला और वे गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्ध आश्रम का कर्मचारी बोला, अंकल जी, आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं अभी पट्टी कर देता हूं। कैलाश बाबू हंसने लगे। अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए वे प्रांगण में रखी बेंच पर जाकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को याद करने लगे, जब वे बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू ने चोट को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने काम में लगी रही, और उनका बेटा रोहन चिल्लाकर बोला, क्या संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता? जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब कैलाश बाबू का चश्मा टूट गया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा चश्मा ठीक कर देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं। आपकी ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था। जब कैलाश बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे, अपने अतीत में झांकते कैलाश बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राधे श्याम जी आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर कैलाश बाबू बोले, क्या बात है राधे श्याम, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। तभी राधे श्याम जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आएगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राधे श्याम जी की बात सुनकर कैलाश बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले, जिसने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, वह साल में केवल कुछ देर के लिए मिलने आएगा और तुम उसी के लिए खुश हो रहे हो। तभी राधे श्याम जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कैलाश बाबू उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है, और सभी की जिंदगी में वृद्ध आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्ध आश्रम में नहीं आता। जब तक कि एक व्यक्ति अंदर तक नहीं टूट जाता, तब तक वह यहां आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यहां बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं, जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। माँ अपने घर से लगाव भी है, लेकिन इस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। कैलाश जी को कविता लिखने का बहुत शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए वे कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वे एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे तो अपनी हालत बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गईं। इस समय वृद्ध आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई, कैलाश बाबू। इस समय वे चौंक कर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए कैलाश जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह सुनकर कैलाश जी हैरान रह गए। उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उसे समय उनका 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया।
कैलाश बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक भी मजबूरी में वृद्ध आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गुस्से से अपने बेटे को देखा और बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। उनका बेटा बोला, पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की ख्वाहिश है कि आप भी उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। कैलाश बाबू बोले, देखो, मैं वो घर छोड़ चुका हूं और अब मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहता। इस पर उनका बेटा बोला, पिताजी, आप घर चलिए। वहां आपके मित्र भी पार्टी में आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है। आपके पड़ोस वाले और सभी रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? कैलाश बाबू बोले, अच्छा, तो आज मुझे अपने पोते के जन्मदिन के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो? अभी के अभी चले जाओ यहां से। मैं जाने वाला नहीं हूं। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो। जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्ध आश्रम में हूं, एक बार भी मिलने नहीं आए। इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्ध आश्रम क्यों चला गया। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कैलाश बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में योजना बनाई कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों की बातें सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर कैलाश बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी, माफ कर दो। आपके पोते का जन्मदिन है। क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा? इतनी बात सुनकर कैलाश बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर कैलाश बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटे बहू की करतूत की वजह से वे घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो वे जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं घर चलूंगा, लेकिन जैसे ही गोलू का जन्मदिन खत्म होगा, मुझे वृद्ध आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्ध आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो गए। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिले जुले। कैलाश बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों बाद मिले, परंतु कैलाश बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल अपने बेटे बहू को जो सरप्राइज देने वाले हैं, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय कैलाश बाबू घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटी से क्या पेट भरता है? एक रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेंक रही हूं। एक रोटी और मेरे खाने पर क्या फर्क पड़ेगा? तुम खाती हो तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं सुधा, मेरा पेट पूरा भर चुका है। और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते कैलाश बाबू सोने लगे। वे सोचने लगे, एक सुधा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक ये बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझसे करवाती थी। सब्जी लाने से लेकर घर की सफाई तक सारे काम मुझसे करवाती थी। मुझे कोई काम करने में हर्ज नहीं था, लेकिन सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत न मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की? अपनी पत्नी की यादों में गमगीन होते होते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा कि बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वे बाहर आए तो बहू रेखा बोली, पिताजी, तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्ध आश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए रेखा के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना लें। इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। कैलाश बाबू उन्हें देखकर हैरान थे
और अपने बेटे बहू की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वे भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गए। जैसे ही वृद्ध आश्रम जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगे, उन्होंने देखा कि उनकी भू रेखा के चेहरे पर एक संतुष्टि भारी मुस्कान थी। माँ ही माँ सोने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा, उसके बाद से तो तुम वृद्ध आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। कैलाश बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूंगा। अपना वृद्ध आश्रम ही अच्छा है, जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मनपसंद का काम करता हूँ। किसी की चिक-चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्ध आश्रम के सामने कार रुकी, तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। कैलाश बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज दी। वे दोनों अपनी कार में बैठ चुके थे। तभी कैलाश बाबू की आवाज सुनकर रुक गए। कैलाश बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटे बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। कैलाश बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से जानकी जी को बुलाने को कहते हैं। जानकी जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही कैलाश बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है, और बहू रेखा को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बात का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रेखा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी। उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्ध आश्रम में हो। मैं तुम्हारी भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही। माँ कहाँ है? एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वह वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की? इतना कहते हुए रेखा अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्ध आश्रम में आई, मैंने ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए जानकी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे स्वयं को तुम्हारी माँ कहने पर भी शर्म आ रही है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ, वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी रोहन ने भी माफी मांगते हुए कहा, अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो कैलाश जी और जानकी जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना है। हम वृद्ध आश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु कैलाश जी और जानकी जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सके। इतना कहकर कैलाश जी और जानकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। रेखा और रोहन माँ से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब में से निकालकर गिर गया था। जब रोहन ने उस कागज को खोलकर देखा,
तो उसमें उनके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है? मौत से पहले भी मौत आई है? हाँ, मैंने देखा है आज। मौत से पहले भी मौत आई है। जब जिंदगी अपनी आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांसें आती जाती हैं। हाँ, मैंने देखा है। मौत से पहले भी मौत आई है। अपने पिता द्वारा लिखे इन शब्दों को देखकर रोहन के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर रेखा अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर सदमे से उबर नहीं पाई थी। परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व माता पिता की वजह से होता है, और माता पिता वृद्ध आश्रम में हैं, संतान की वजह से। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।